नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में श्वसन और श्वसन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण 170 प्रश्नों को लिया गया है। मतलब श्वसन और श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो श्वसन और श्वसन तंत्र से संबंधित आपके सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दो। तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी खराब न हो। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो कौन सी क्रिया कहलाती है? वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन के अंदर क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन जो क्रिया है वो अपचय प्रकार की क्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्णक है। तो मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन है, जो रुधिर की आरबीसी कणिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया किसमें संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो मनुष्य के अंदर फेफड़े वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, श्वास नली की लंबाई होती है। तो मनुष्य के अंदर श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेमी होती है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की श्वास नली में हवा नहीं होती फिर भी वह पिचकती नहीं है, क्या कारण है? तो क्यों नहीं पिचकती है? क्योंकि उसके अंदर उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद में 8 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कौन कर देता है? तो भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को एपिग्लोटिस बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नली में न चला जाए। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो मनुष्य के अंदर जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में विभाजित होता है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में बायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो फेफड़ों की सुरक्षा हेतु, बाहरी आघातों से सुरक्षा हेतु उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को या उस झिल्ली को प्लूरा झिल्ली कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो 38 एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में उत्पादन होता है। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कुल 36 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, अनोक्सीश्वसन की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो अनोक्सीश्वसन के अंदर 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूबिक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? तो ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में पायरूबिक अम्ल का विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, क्रेबस चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेबस चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता अधिकतम क्षमता होती है? तो फेफड़ों में 5 लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो एक बार के अंदर गहरी सांस लेते हैं तो उसके अंदर 3.5 लीटर गैस या हवा अंदर जाती है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है?
तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर त्यागना, तो उसकी जो मात्रा है वो हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्रों में पूर्ण होता है? तो कोशिकीय जो श्वसन है वो कोशिका के अंदर 2 पथों में या 2 चक्रों में पूर्ण होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के रूप में और एक दूसरा होता है क्रेबस चक्र के रूप में। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन एथिल अल्कोहल व जल के अंदर होता है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? तो लगभग हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यदि हीमोग्लोबिन रुधिर के अंदर न हो तो भी 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुधिर कर सकता है। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, रुधिर एवं ऊतकों के बीच होने वाला गैस विनिमय क्या कहलाता है? तो रुधिर और ऊतकों के बीच जो गैस विनिमय होता है उसको आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, किस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? तो किस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? अंतः श्वसन क्रिया के द्वारा गैसों को अंदर लिया जाता है। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है, किस क्रिया के द्वारा गैसों को बाहर छोड़ा जाता है? तो किस क्रिया के द्वारा? उत्श्वसन या निःश्वसन द्वारा गैसों को बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, श्वास क्रिया के समय कौन सी पेशियां फुफ्फुस के सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है? तो कौन सी पेशियां फेफड़ों के सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है? डायफ्राम तथा अंतरकोस्टल जो पेशियां होती है वो फेफड़ों के सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है। उसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ऑक्सीजन तथा रक्त किस कला की परत द्वारा पृथक रहते हैं? तो ऑक्सीजन और रक्त किस कला द्वारा पृथक रहते हैं? तो वायु कोश केशिका कला द्वारा दोनों पृथक रहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों से बाहर निकलते समय रक्त में ऑक्सीजन दाब कितना होता है? तो फेफड़ों से बाहर निकलते समय रक्त में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 100 mmHg होता है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की वायु क्षमता कुल कितनी होती है? 4500 से 5000 मिली होती है, अथवा 4.3 से 5 लीटर के लगभग होती है। उसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक साधारण श्वसन में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्राण वायु कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, प्राण वायु की मात्रा कितनी होती है? तो प्राण वायु की मात्रा 500 घन सेमी होती है। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, श्वसन वायु धारिता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? स्पाइरोमीटर द्वारा मापी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, श्वसन वायु धारिता सामान्य पुरुष में कितने लीटर होती है? तो श्वसन वायु धारिता सामान्य पुरुष के अंदर 4 से 5 लीटर होती है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, श्वसन वायु धारिता स्त्रियों में कितनी होती है? तो श्वसन वायु धारिता स्त्रियों में 3 से 4 लीटर होती है। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, श्वसनी या ब्रोंकाई की सूजन क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? श्वसनी शोध कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, श्वसनी के आंतरिक सतर में उपस्थित किस ग्रंथि या कोशिकाओं में अतिवृद्धि के कारण श्वसनी शोध होता है? तो किसके कारण होता है? सेरोम्यूकस या गोबलेट के कारण होता है। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों की कुपिकाओं में संक्रमण के फल स्वरूप होने वाली जलन क्या कहलाती है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में संक्रमण होने से उनमें जलन होती है, तो वो किस कारण होती है? न्यूमोनिया के कारण होती है। उसके बाद में हमारे पास
40 नंबर प्रश्न, न्यूमोनिया में संक्रमण का कारक क्या है? तो न्यूमोनिया का संक्रमण का कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण तथा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो श्वसन की क्रिया मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में वायुव्य श्वसन का परिणाम है, तो मानव श्वसन में वायुव्य श्वसन का क्या परिणाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में अवायवीय श्वसन का परिणाम है, तो मानव शरीर में अवायवीय श्वसन का क्या परिणाम है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, एक एटीपी में संचित ऊर्जा होती है, तो एक एटीपी में कुल कितनी ऊर्जा होती है? 7.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। उसके बाद में 46 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक विघटनकारी अभिक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया मीजोसोम में संपन्न होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है, जब अनोक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किस से होता है? तो एम्फीसेमा बीमारी फेफड़ों से संबंधित होती है। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस को ग्रहण करता है? तो कौन सी गैस को ग्रहण करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। 51 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस को छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। उसके बाद में हमारे पास 52 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। 53 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अनोक्षी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो अनोक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है, श्वसन का वह पद जो वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन दोनों में संपन्न होता है, तो दोनों में संपन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 55 नंबर प्रश्न है, श्वसन का ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? तो ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंतिम श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है? तो अंतिम श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद में हमारे पास 57 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य श्वसन के दौरान किस पदार्थ का प्रयोग करता है? तो जीव द्रव्य श्वसन के दौरान किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है, पाइरूबिक अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद में हमारे पास 59 नंबर प्रश्न, यदि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो श्वसन का कौन सा पद संपन्न हो पाता? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ग्लाइकोलाइसिस पद संपन्न होता। उसके बाद में हमारे पास 60 नंबर प्रश्न है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन श्वसन का ऐसा कौन सा पद है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में नहीं होता है। 61 नंबर प्रश्न है, श्वसन का ऐसा कौन सा पद है जिसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है? तो श्वसन के क्रेब्स चक्र पथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण सबसे अधिक होता है। उसके बाद में हमारे पास लास्ट नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 63 नंबर प्रश्न है, श्वसन का वह पद जिसमें अधिक ऊर्जा या अधिक एटीपी का निर्माण होता है। तो श्वसन का वह पद जिसमें अधिक ऊर्जा या अधिक एटीपी का निर्माण होता है उसी का क्या नाम है? क्रेब्स चक्र में अधिक ऊर्जा और अधिक एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है हमारे पास, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम द्वारा होता है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 65 नंबर प्रश्न है, स्वररज्जु किस में होता है? तो स्वररज्जु किस में पाए जाते हैं? कंठ में पाए जाते हैं।
उसके बाद में 66 नंबर प्रश्न है, फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस रचना में होता है? तो फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की वायु कोश संरचना में होता है। उसके बाद में हमारे पास मानव के फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस रचना द्वारा होता है? तो मानव के फेफड़ों में गैसीय विनिमय वायु कोश रचना द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 68 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप और नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली कौन सी है? तो कौन सी झिल्ली? श्लेष्मा झिल्ली होती है। उसके बाद में 69 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वायुकोश के बाहरी सतह पर किसका जाल फैला रहता है? तो वायुकोश की बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वायुकोश किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो वायुकोश जो होता है वो सल की उपकला से मिलकर बना होता है। उसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है, वायु का फेफड़ों में जाने के लिए प्रधान वायु पथ किसे कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वायु का फेफड़ों में जाने के लिए प्रधान वायु पथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? श्वास नली को कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है हमारे पास, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, मानव में श्वसन किस अंग से होता है? तो मानव में श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं। उसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ते हैं श्वसन के दौरान तो उसकी मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। उसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16% होती है। उसके बाद में हमारे पास 76 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। उसके बाद में हमारे पास 77 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो कौन सी क्रिया या पथ को माना जाता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को माना जाता है। 78 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन सी घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो कौन सी घटक के अंदर परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र के अंदर पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। उसके बाद में श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक छोड़ी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 81 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। 82 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य में ऑक्सीजन का ग्रहण और CO2 का उत्सर्जन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद में हमारे पास 84 नंबर प्रश्न है, विश्राम अवस्था में वयस्क में श्वसन की दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? विश्राम अवस्था में 16 से 20 प्रति मिनट होती है। उसके बाद में हमारे पास 85 नंबर प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। तो सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? 0.5 लीटर होता है। उसके बाद में हमारे पास 86 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग होता है। तो श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग कौन सा होता है? वायु कुपिकाएं होती है। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, उत्सर्जन के समय सीटी की आवाज आना किसका लक्षण है? तो निःश्वसन या उत्सर्जन के समय सीटी की आवाज निकलती है फेफड़ों से, उस आवाज आने का क्या लक्षण है? अस्थमा रोग का कारण है। उसके बाद में हमारे पास 88 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? 5800 मिली होती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। तो श्वसन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। उसके बाद में हमारे पास 90 नंबर प्रश्न है, वायु ग्रहण करते समय तनुपट होता है। तो वायु ग्रहण करते हैं तो तनुपट क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंग द्वितीयक अंग श्वसन अंग है? कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है?
तो द्वितीयक श्वसन अंग किसे माना जाता है? मुख को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, श्वास नली किस प्रकार की आकृति के उपास्थि छल्लों से निर्मित होती है? तो श्वास नली में सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, एक फेफड़े में कितनी कुपिकाएं पाई जाती है? तो एक फेफड़े के अंदर लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 94 नंबर प्रश्न है, मानव की श्वास नली में होती है। तो मानव की श्वास नली किससे मिलकर बनी होती है? कूट सत्रीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला से मिलकर बनी होती है। 95 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कुपिका में पाई जाती है। कुपिका के अंदर क्या पाई जाती है? सरल सल की उपकला पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 96 नंबर प्रश्न है, गैसों का विनिमय स्थल है। तो गैसों का विनिमय स्थल किसे माना जाता है? कुपिकाओं को माना जाता है। 97 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र उभयनिष्ठ भाग है। तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग किसे माना जाता है? ग्रसनी को माना जाता है। उसके बाद में 98 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन की क्रिया के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद में हमारे पास 99 नंबर प्रश्न है, नासामार्ग के भीतर गुहा में सत्रित म्यूकस कला से प्रतिदिन स्त्रावित होता है। तो कितना म्यूकस स्त्रावित होता है? लगभग 1 से 2 लीटर म्यूकस स्त्रावित होता है। उसके बाद में हमारे पास 100 नंबर प्रश्न है, ट्रेकिया प्रवेश करता है। तो ट्रेकिया प्रवेश कहाँ पे करता है? वक्ष गुहा में प्रवेश करता है। उसके बाद में हमारे पास 101 नंबर प्रश्न है, वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं। फेफड़े का रंग एवं संरचना होती है। तो वक्ष गुहा में फेफड़े एक जोड़ी होते हैं और फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी होता है और इनकी संरचना स्पंजनुमा होती है। उसके बाद में हमारे पास 102 नंबर प्रश्न है, फेफड़े में एक निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस लेना कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 103 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। उसके बाद में हमारे पास 104 नंबर प्रश्न है, रुधिर में मौजूद पोटेशियम एवं सोडियम के बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो रुधिर में मौजूद पोटेशियम एवं सोडियम के बाइकार्बोनेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? CO2 के द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 105 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं से मात्र 10 या 20% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है हीमोग्लोबिन द्वारा। हीमोग्लोबिन द्वारा 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद में 106 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका द्वारा खाद्य पदार्थों की पाचन क्रिया से प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। 107 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अनोक्सी श्वसन होता है। तो अनोक्सी श्वसन किस में होता है? प्राय गहराई में स्थित ऊतकों में होता है। उसके बाद में हमारे पास 108 नंबर प्रश्न है, जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन है। तो जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन क्या है? केटाबोलिक क्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 109 नंबर प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? तो अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। उसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है, सवर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियों का कंकाल होता है? तो सवर यंत्र में कुल कितनी उपास्थियां पाई जाती हैं? 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में 111 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? तो किस अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है। 112 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वसन प्रक्रिया में होता है। तो श्वसन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? हमारे पास सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा तथा उसके बाद प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद वसा युक्त भोज्य पदार्थों का और उसके बाद में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो उसके बाद में हमारे पास 113 नंबर प्रश्न है,
बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन किसका होता है? 70% परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। उसके बाद में हमारे पास 114 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन की गई O2 की प्रतिशत मात्रा होती है। तो हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा परिवहन की जाती है? 97% मात्रा परिवहन की जाती है। 115 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सतनियों में फेफड़ों की वेंटिलेशन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सतनियों में फेफड़ों की वेंटिलेशन गति का नियंत्रण डायफ्राम द्वारा होता है। उसके बाद में 116 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एडम्स एप्पल होता है। तो एडम्स एप्पल कहाँ होता है? एपिग्लोटिस में होता है। उसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई ब्रोंकाई या श्वसनी को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 118 नंबर प्रश्न है, वोकल कार्ड किसके अंदर पाया जाता है? तो वोकल कार्ड किसके अंदर पाया जाता है? लेरिंक्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 119 नंबर प्रश्न है, मानव के फेफड़ों में कुल पिंडों की संख्या होती है। तो मानव के फेफड़ों में कुल 5 पिंड होते हैं, 3 दाएं फेफड़े के अंदर और 2 बाएं फेफड़े के अंदर। कुल कितने होते हैं? 5 पिंड होते हैं। उसके बाद में 120 नंबर प्रश्न है, रुधिर का पीएच घटने पर श्वसन की दर हो जाती है। तो यदि रुधिर का पीएच जो होता है 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है, यदि इसका पीएच घट जाए तो श्वसन की दर कम हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास 121 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? तो मनुष्य एक बार में सांस लेता है तो उसमें 5 सेकंड का समय लगता है। 122 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने की दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। सामान्य श्वसन के दौरान मनुष्य के फेफड़े में कितनी वायु भरी जाती है? तो सामान्य श्वसन के दौरान मनुष्य के फेफड़ों में 1500 ml वायु भरी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 123 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा फेफड़ा छोटा होता है? तो मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है या नीचे की ओर झुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर यकृत पाया जाता है। उसके बाद में 124 नंबर प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ किस गैस को लिया जाता है? हीलियम को लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 125 नंबर प्रश्न है, नशा करने से श्वसन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नशा करने से श्वसन गति धीमी हो जाती है। उसके बाद में 126 नंबर प्रश्न है, नवजात में श्वसन दर औसतन प्रति मिनट होती है। तो नवजात में श्वसन की दर 35 बार प्रति मिनट होती है। उसके बाद में हमारे पास 127 नंबर प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन के अंदर जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो किस रूप में होती है? ATP के रूप में होती है। उसके बाद में हमारे पास 128 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की बंधुता किस गैस के अणु के साथ सर्वाधिक होती है? तो हीमोग्लोबिन के अणु की बंधुता सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। उसके बाद में 129 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बाइकार्बोनेट एवं कार्बनिक यौगिक फेफड़ों में पहुंचते हैं तो इनका विखंडन हो जाता है। यह विखंडन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रभाव द्वारा होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यह प्रभाव क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? हेल्डेन का प्रभाव कहलाता है। 130 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों का वजन होता है। तो मनुष्य के फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1.3 किलो के लगभग होता है। 131 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आंतरिक श्वसन किसके द्वारा होता है? तो आंतरिक श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। उसके बाद में 132 नंबर प्रश्न है, बाह्य श्वसन किसके द्वारा होता है? तो बाह्य श्वसन जो होता है वो वायुदाब में अंतर के कारण होता है, और आंतरिक श्वसन विसरण विधि द्वारा और बाह्य श्वसन वायुदाब के अंतर के कारण होता है। 133 नंबर प्रश्न है, आंतरिक श्वसन में कितना समय लगता है? तो आंतरिक श्वसन के अंदर लगभग 10 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में 134 नंबर प्रश्न है, अंतः श्वसन में कितना समय लगता है? तो अंतः श्वसन में 3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में 135 नंबर प्रश्न है, उत्श्वसन में कितना समय लगता है? तो उस उत्श्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में 136 नंबर प्रश्न है, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में 137 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस
छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। 138 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पौधों में श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों में संपन्न होती है। उसके बाद में 139 नंबर प्रश्न है, वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष जैसी संरचना किसकी होती है? तो किसकी होती है? श्वास नली की होती है। उसके बाद में 140 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास 141 नंबर प्रश्न है, एसिटाइल को एंजाइम ए के बनते समय कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो कितने एटीपी अणु बनते हैं? 6 एटीपी अणु बनते हैं। 142 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में कुल कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो क्रेब्स चक्र के दौरान 24 एटीपी अणु का निर्माण होता है। 143 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वसन में कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रहण की जाती है? तो श्वसन में नाइट्रोजन सबसे अधिक ग्रहण की जाती है। श्वसन प्रक्रिया में नाइट्रोजन की कुल कितने प्रतिशत मात्रा ग्रहण की जाती है? तो नाइट्रोजन की 78% मात्रा श्वसन के दौरान ग्रहण की जाती है। 145 नंबर प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन की 21% ग्रहण की जाती है और 16% क्या की जाती है? बाहर छोड़ी जाती है। उसके बाद में 146 नंबर प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा ग्रहण की जाती है? तो कितनी ग्रहण की जाती है? 0.03% क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 147 नंबर प्रश्न है, श्वसनी व कुपिकाओं के असामान्य फैलाव के कारण उनमें लचीलेपन की समाप्ति क्या कहलाती है? तो उनमें लचीलेपन की समाप्ति क्या कहलाती है? एम्फाइसीमा कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास 148 नंबर प्रश्न है, एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? तो एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? धूम्रपान इसका कारण है। उसके बाद में हमारे पास 149 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ श्वसनीय पदार्थ होते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ श्वसनीय पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा भोज्य पदार्थ जो श्वसनीय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा पदार्थ नहीं आता? विटामिन नहीं आता है। उसके बाद में हमारे पास 150 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? तो प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद में हमारे पास 151 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद है। तो क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद में 152 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का एकमात्र ऐसा उत्पाद 5 कार्बन युक्त होता है। तो क्रेब्स चक्र का एकमात्र ऐसा उत्पाद जो 5 कार्बन युक्त होता है, उसका क्या नाम है? कीटोग्लैटोरिक अम्ल होता है। उसके बाद में 153 नंबर प्रश्न है हमारे पास, क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, तो कौन सा होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता है। 154 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन क्या है? तो मनुष्य के मुख्य श्वसन फेफड़े होते हैं। 155 नंबर प्रश्न है, टीबी निमोनिया बीमारी का संबंध है। तो टीबी निमोनिया बीमारी का संबंध किससे? श्वसन तंत्र से होता है। उसके बाद में 156 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं? पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। 157 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। उसके बाद में हमारे पास 158 नंबर प्रश्न है, ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली रचना है। तो ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली रचना कौन सी? कंठ होती है। 159 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वास नली में किस उपास्थि के छल्ले होते हैं? तो श्वास नली पिचकती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं सी आकार के, और वो सी आकार के छल्ले किस उपास्थि के बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं। 160 नंबर प्रश्न है, एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। 161 नंबर प्रश्न है हमारे पास, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई होती है। तो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? एल्वियोली को माना जाता है।
उसके बाद में हमारे पास 162 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में पाइरूबी कमल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कोशिका के किस भाग में पाइरूबी कमल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद में हमारे पास 163 नंबर प्रश्न है, पेशीय थकान किसके कारण होती है? तो पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। उसके बाद में 164 नंबर प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है? तो इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद में हमारे पास 165 नंबर प्रश्न है, सफेद फेफड़ों की बीमारी किन श्रमिकों में पाई जाती है? तो सफेद फेफड़ों की बीमारी कीटनाशक उद्योग श्रमिकों में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 166 नंबर प्रश्न है, किस जीव में श्वसन तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो किस में होता है? मछली में। तारा जो मछली है उसमें श्वसन तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाला रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? तो माइकोप्लाज्मा से जो रोग होता है वो श्वसन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बाद में हमारे पास 168 नंबर प्रश्न है, श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन। उसके बाद में हमारे पास 169 नंबर प्रश्न है, केंचुए में श्वसन होता है? तो केंचुए में जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 170 नंबर प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मछली में श्वसन होता है? तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। तो ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण 170 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को लाभ हो।